नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो कुछ न्यूनतम मानदंड होते हैं, यानी डेमोक्रेसी के, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया या प्रणाली होती है, उसमें ये है कि ठीक है, एक चुनी हुई सरकार काम करती है और साथ में एक ऐसा विपक्ष भी ज़रूरी है जो मजबूती से जो ऐसे मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हुए हैं या राष्ट्र हित से या राज्य हित से जुड़े हुए हैं और जिनकी लोकतांत्रिक तरीके से ही भले चुनी गई सरकार हो, पर उसे लगता है कि वो उसके अनुरूप व्यवहार नहीं कर रही है या उतनी संवेदनशील नहीं है, तो उन मुद्दों को सदन के भीतर भी उठाना, सदन के बाहर भी उठाना। उसके लिए एक जनमत तैयार करना, एक जन दबाव बनाना और सरकारों के लिए जनहित और राष्ट्र हित के लिए काम करने के लिए प्रेरित करना। लेकिन हम पिछले कुछ वर्षों से ये देख रहे हैं कि जो विपक्ष है, वो सकारात्मक आलोचना करने के बजाय कई तरह की इस तरह की हरकतों में लिप्त है या इस तरह की बयानबाजी या कुल मिलाकर के जो उनका रवैया है, वो बहुत अजीबो-गरीब है। अब इस पर बहस भी होती रही है, पर उस स्तर की बहस अभी भी नहीं हुई है कि ऐसा एक्चुअल में है क्यों? एक दौर था जब हम देखते थे, मैं तो उस दौर में लोकसभा कवर करता था अमर उजाला के लिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे या उससे भी पहले अगर हम देखें, तो जब दूसरी मिली-जुली सरकारें थीं तब भी और उसके बाद फिर एक दौर ऐसा भी आया जब सोमनाथ चटर्जी स्पीकर हुआ करते थे और तब भी कई ऐसे लीडर थे, ऐसे 2-3 पूर्व प्रधानमंत्री सदन में थे कि अगर प्राइम मिनिस्टर भी खड़े होकर के कुछ कह रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री एक बार अपनी जगह से थोड़े से हिल भी गए, उठ भी गए, तो प्रधानमंत्री तुरंत बैठ जाते थे उनकी बात पूरी होने तक। लेकिन इधर हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे लोग लीड कर रहे हैं, जिनमें ना तो हमें ये दिखाई देता है कि कोई गहराई है, ना ये दिखाई देता है कि विषयों की समझ है और ना ही शायद उनको ये पता है कि संसद के भीतर किस तरह का बिहेव हमें करना है, संसद के बाहर हमें कैसे बिहेव करना है और जनमत कैसे बनाना है, अपनी बात लोगों तक कैसे पहुँचानी है और कौन-सी बात पहुँचाना चाहते हैं, इसको लेकर के भी कन्फ्यूजन होता है। और जो इस देश पर 55-60 साल तक शासन कर चुकी है, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मौजूदा लीडरशिप जब अजीबो-गरीब व्यवहार करते हुए दिखाई दे, तो फिर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि जो हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, प्रणाली है, जो हमारा सिस्टम है कुल मिलाकर के, उसका भविष्य क्या होगा? क्योंकि अगर एक तरफ़ा ही अब सब कुछ चलता रहेगा और विपक्ष जो है, वो हर बार ये साबित करेगा कि हम सक्षम विपक्ष भी नहीं हैं, तब सबके लिए सोचने का विषय है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर ही बात करने जा रहे हैं और मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनको जोड़ कर के इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएँगे। मेरे साथ प्रयागराज से अनुपम मिश्रा जुड़ गए हैं और दिल्ली से धीरेन्द्र पुंडीर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। अनुपम जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नौनिहाल, युवराज, भविष्य कुछ भी कह लीजिए, उनका एक वीडियो प्ले करता हूँ। फिर आपसे जानना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है? वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, खर्चा बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है, नशे में
दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अडानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे। आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं है भाइयों और बहनों। आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम कुछ नहीं होगा भैया। उनका काम पैसा गिनने का है। अनुपम जी, आप जब कुल मिलाकर के इनके भाषणों को, इनके तौर तरीकों को, इनकी भाषा को, इनकी शैली को सुनते हैं, क्या मन में उठता है? वहाँ मोदी दिखेगा, अडानी दिखेगा, अंबानी दिखेगा, अमिताभ बच्चन दिखेगा, ऐश्वर्या राय दिखेगी, प्रियंका चोपड़ा नाचती हुई दिखेगी। ये इतनी अभद्र भाषा का यूज़ क्यों करते हैं? अडानी, अंबानी कोई डकैत नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, मोदी भी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। आप भी कोई ऐसे लुच्चे-लफंगे खानदान से नहीं आते हैं। 3-3 प्रधानमंत्री आपके खानदान से इस देश को मिले हैं। आप सभ्यता के साथ सही शब्दों का चयन करके सम्मानीय तरीके से भी बोल सकते हैं इन सब के बारे में, अगर आपको आलोचना ही करनी है। देखें, ये अवमानना तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन शब्दों की मर्यादा अभी हाल में राहुल गांधी ने खोई है। अवमानना ये पहले भी कर रहे थे। झूठा कहेंगे, हत्यारा कहेंगे, भ्रष्ट कहेंगे, चौकीदार चोर कहेंगे। और अभी ये देखिए, दो तीन चीजें हैं। ये इस बात को, ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि केजरीवाल ने प्रोड्यूस की और मास्टर की। अब राहुल गांधी भी उसको करने लगे, तमाम लोग करने लगे कि सब चुनाव आए तो कुछ भी बोल दो, झूठ सच अच गच, और उसके बाद चुनाव के बाद जाके कोर्ट में माफी मांग लो। केजरीवाल तो जिसके महारत हासिल कर ली, मुझे लगता है शायद ही कोई नेता बचा हो जिसको उन्होंने कुछ कह के माफी ना मांगी हो कोर्ट में। अब राहुल गांधी भी 3-4 बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। बहरहाल, इस देश का एक वर्ग है जिसको लगता है कि हर हाल में भाजपा को हटना चाहिए, मोदी को हटना चाहिए। मैं समझता हूँ उन लोगों का भी दुर्भाग्य है जो मोदी को हटाना चाहते हैं, जो भाजपा को हटाना चाहते हैं। उनका दुर्भाग्य है कि उनको राहुल गांधी के से बड़ा या राहुल गांधी के अलावा कोई लीडर नहीं मिल रहा है। झक मार के, बहुत अफसोस के साथ, वो राहुल गांधी को अपना नेता मानने के लिए विवश हैं। आप कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करें अकेले में, आप उन लोगों यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों तक से बात करें, मुसलमानों से बात करें, ईसाइयों से बात करें, जो कि भाजपा को हटाने के लिए कटिबद्ध नजर आते हैं, वो कहते हैं कि सब हमारा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी आज की तारीख में हमारे पास टॉलेस्ट लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं, और इनके अलावा कोई मिल नहीं रहा है। और वो साहब राहुल गांधी के साथ लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं। एक आदमी जिसने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में 55 से 60 राजनीतिक हारें झेल ली, वो पहली बार मुझको अब एकदम धैर्य खोता नजर आ रहा है। और अब बस मतलब झूठ तो पहले भी बहुत बोलते थे, अवमानना और डिफेमेशन तो पहले भी बहुत करते थे। अब वो एकदम बदजुबानी पे उतर आए हैं। दो तीन जगह हम देख रहे हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी को लेके बहुत ही भद्दे अंदाज में बोल रहे हैं। दूसरे, ऐश्वर्या राय के पता नहीं कैसे ऑब्सेस हो गए, हर जगह कहते हैं ऐश्वर्या बच्चन नाच रही है। तो वो ऐश्वर्या बच्चन को हर जगह क्यों नचा रहे हैं, और ये बहुत ही अजीब सी बात है। मैं आपको बता रहा हूँ कि भी ऐश्वर्या बच्चन इन पे एक तो मानहानि का मुकदमा कर दें, इनको पसीना छूट जाएगा। हर सभा में ऐश्वर्या बच्चन को नचा रहे हैं, जिस तरह ये उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। कोई और कर रहा होता तो लेफ्ट लिबरल मीडिया, अगर माने यही शब्द मोदी ने कह दिए होते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो अब आप जान रहे हैं कि अब तक अंग्रेजी मीडिया और लेफ्ट लिबरल मीडिया एकदम उनकी जान को आ गया होता। राहुल गांधी कह रहे हैं। और एक, मैं तो इनके भाषण सुन रहा था, पुनीत साहब, पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, एक झटके में इन्होंने पूरी की पूरी यंगर जनरेशन को, सारे युवाओं को नशेड़ी कह दिया, सबको एक लाइन से। और कहा, मैं तो यहाँ बनारस में देखा, सारे युवा ड्रंक, सारे युवा नशे में हैं।
कुछ शराब के नशे में है, कुछ कुछ मोबाइल के नशे में है, कुछ गांजे के नशे, मतलब एक लाइन से आपने सबको नशेड़ी कह दिया। युवाओं को आप गाली दें, मीडिया को आप गाली दें, पत्रकारों को आप, पहले अखिलेश यादव ने शुरू किया था कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जात क्या है, हम तुम्हारा वोट जानते हैं, हम तुम्हारी प्रतिबद्धता जानते हैं। अब इन्होंने शुरू कर दिया तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। आज वो इंडिया न्यूज का वो कौन यादव करके एक पत्रकार था, उसकी पिटाई करा दी इन्होंने। तो मीडिया को आप गाली दें, अंग्रेजी में कहावत है शूटिंग द मैसेंजर, यानी संदेश वाहक को गोली मारना, जो आपको खबर दे रहा है लाके। भाई मीडिया का क्या है, मीडिया आपको वही बता रही है जो देख रही है, जो आप उसको गोदी मीडिया कह लें, जो इच्छा हो कह लें। कल आप सत्ता में थे तो कल मीडिया आपसे इस तरह के सवाल पूछती थी कि शादी कब करेंगे, आम कैसे खाएंगे, दुनियादारी देकर दे दे। आज कोई और सत्ता में है तो मीडिया उसकी बात कर रही है। रही बात ये कि भाई जब आप सत्ता में थे तो मीडिया ने आपके टाइम में बड़े ढेर सारे स्कैंडल्स को उभारा था। अब ये आपकी कमी है कि आप भाजपा राज में स्कैंडल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वरना मीडिया उसको भी टेकअप करने को तैयार है। जब आप कहते हैं चौकीदार चोर है, तो आपको जाके कोर्ट में माफी मांगनी पड़ती है। आप खुद मानते हैं कि चौकीदार चोर नहीं है, आप माफी मांगते हैं। तो उसके बाद आप राफेल वाली बात उठाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, फिर मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, उसमें ताला लगा देते हैं। आजकल इनको जातिगत जनगणना का जुनून, जब अजीब से अंदाज में एक रोते हुए आदमी के गले में हाथ डाल के उससे कितने प्रतिशत हो, क्या जात है तुम्हारी, पता नहीं। राहुल गांधी को पता भी है, सबकी नहीं पता है। मैं समझता हूँ बहुत ही एक अफसोसजनक, आप पहले कभी देश को उत्तर दक्षिण के आधार पे बांटना चाहते हो, अगले पिछले के आधार पे बांटना चाहते हो, इंटाइटलमेंट का देखिए आप। ये मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस खानदान में मोतीलाल नेहरू, मैं उनके शहर से आता हूँ, जिस खानदान में मोतीलाल नेहरू के बाद किसी ने काम ही ना किया हो। आप समझिए ओंकार जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पंडित मोतीलाल नेहरू के बाद इस खानदान में किसी ने काम ही नहीं किया। चाहे फिर वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो। इन सब ने क्या पाया है? सांसदों की तनख्वाही तो पाई है, और क्या पाया है इनका? और स्रोत ऑफ इनकम क्या है? कुछ नहीं। उसके बाद भी सब अरबपति होके बैठे हुए हैं। और संजय संजय गांधी और प्रियंका गांधी को तो उस कैटेगरी में रखते हैं जिन्होंने कभी कोई राजनीतिक पद ना लेते हुए भी बड़ा हर तरह का प्रोटोकॉल लिया और हर तरह का आनंद उठाया। तो ये पूरा खानदान जिसमें 6 पुश्तों से किसी ने काम नहीं किया, वो अपने आप को इतना इंटाइटल लॉट समझता है कि अपने से 20-20, 30-30, 40-40 साल बड़े लोगों को ऐसे बुलाता। आप देखिए राहुल गांधी का वीडियो वायरल है जिसमें कमलनाथ मुख्यमंत्री उनको कॉल करते हैं, हेलो कमल। और वो जयराम रमेश, उनको जयराम रमेश होता है 75+ आदमी, उनको ये कितना उनकी उम्र है, वो उनको राहुल जी कहते हैं, वो कहते हैं जयराम। तो ऐसे करके वो बात करते हैं। एआईसीसी मेंबर से बात हो रही थी भी मेरी परसों लखनऊ में। ये साहब हम बंधुआ मजदूर हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बताते हैं कि किस तरह हम लोग जाते हैं और घंटों गैराज में इंतजार करने के बाद बरामदे में खड़े खड़े बात करके दफा कर दिया जाता है। और एक आखिरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा ओंकार जी, बाकी पुंडीर साहब दिल्ली में बैठे मुझसे बेहतर जानते होंगे, लेकिन ये पूरा इन्होंने अपनी पूरी राजनीति एनजीओ के स्टाइल में चलाई। अब वो एनजीओ से बढ़ के अर्बन नक्सल के अंदाज में आ गई है। टोटली अर्बन नक्सल की उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी हरकतें। मेरी अपनी जानकारी में ये मतलब योगेंद्र यादव टाइप के लोगों से अपने भाषण लिखवाती हैं, और कन्हैया कुमार जैसे लोग इनकी स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं। तो अभी भी आप छात्र नेताओं को, वामपंथी छात्र नेताओं से अपना पूरा अपना करियर चला रहे हैं और पूरा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्य है, मतलब मैं इससे ज्यादा आप क्या ही कह सकता हूँ। ज्यादा कहिए तो लोग कहने लगते हैं कि साहब आप मोदी का पक्ष रहे, आप भाजपा नहीं। मोदी भाजपा से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप सोचें कि कोई शख्स 20 साल राजनीति में रहने के बाद उनका ये हाल है कि उनको अपनी पारिवारिक सीट के साथ, वायनाड के साथ, इसलिए देखिए वायनाड के साथ जिस दिन उन्होंने चुनाव में भरा था, उसी दिन ये साबित हो गया था कि राहुल गांधी समझ चुके हैं कि वो अमेठी हारेंगे। इसके पहले कोई कोई 2 जगह से नहीं लड़ता था, कोई जरूरत भी नहीं थी। तो लेकिन इन्होंने लड़ा और कुल मिलाकर ये विरासत भी खो चुके हैं, पॉपुलेशन, पॉपुलर वोट भी खो चुके हैं, पॉपुलर इमेजिनेशन भी खो चुके हैं। लोग इनका मजाक बना रहे हैं। अब ये ऑफेंसिव हो गए हैं, अग्रेसिव हो गए हैं, और अब ये खतरनाक भी हो गए हैं किसी लिमिट तक। चाहे वो चीन की बात हो, चाहे विदेशों में जाके बात करना हो, चाहे उत्तर दक्षिण के आधार पे बांटना हो, चाहे अगले पिछड़े के आधार पे बांटना हो, चाहे भीड़ में पत्रकारों की जात की पहचान करके पिटाई का, भी थोड़ा सा खतरनाक भी हो गए हैं। और इसका सिर्फ एक कारण मैं समझ सकता हूँ ओंकार जी, जिस तरह के नए कानून बना दिए हैं अब सरकार ने,
ये बात तय है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट आई तो नेशनल हेराल्ड मुकदमे का अगले 2 साल में फैसला हो जाएगा। और ये वो एक ऐसा मुकदमा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक इनको कोई राहत देने से इनकार कर चुका है। क्लियर कट मामला है। मेरा मानना है कि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो या तो आप 2 साल के अंदर राहुल गांधी को जेल जाते देखेंगे, नहीं तो देश के बाहर उनका। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही है अनुपम जी। धीरेन्द्र जी, आपके पास आता हूँ। भगवान राम के मंदिर की कोटि-कोटि सब प्रतीक्षा कर रहे थे, दशकों से, सदियों से कर रहे थे। लोगों की आँखों में आँसू थे, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई। मेरे जैसा आदमी भी जब वो प्राण प्रतिष्ठा का लम्हा आया तो आँखों से आँसू बह रहे थे। और वहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे, जिनको ये अपमानित करने से बाज नहीं आ रहे हैं, अडानी, अंबानी का नाम तो ऐसे ले रहे हैं कि जैसे अडानी, अंबानी कोई भिखमंगे हों या इनके चपरासी हों और ये उनके आका हों या बहुत बड़ी शख्सियत हों ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 73 साल की उम्र है और जितना काम वो इस समय देश के लिए कर रहे हैं और जो उन्होंने करके दिखाया है 10 साल में, वो चाहे हमारे आस्था के केंद्र हों, चाहे विकास के मोर्चे पर, चाहे अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर, चाहे सेनाओं को मजबूत करने के मोर्चे पर, नरेंद्र मोदी ने जितना काम किया है, उसको देखते हुए भी हम और वो भी भूल जाएँ, तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री के प्रति हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम सम्मान के साथ उनका नाम लें। लेकिन ये जिस तरीके से बात करते हैं लोगों के बारे में और जो ऐश्वर्या राय या अमिताभ बच्चन जिनका राजनीति से दूर-दूर तक का कोई रिश्ता नहीं, प्रियंका चोपड़ा का भी कोई रिश्ता नहीं राजनीति से, और इन सब ने अगर अपना एक मुकाम बनाया है इस देश में और दुनिया में, तो अपनी दिन-रात की मेधा से, अपने अनुशासन से और अपनी क्षमताओं के एबिलिटी की वजह से बनाया है। राहुल गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, जो वो ऐसी प्रतिष्ठापित और प्रतिष्ठित हस्तियों के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करते हैं? देखिए, मैं बात वहां से शुरू करता हूं जहां से अनुपम जी ने छोड़ा था। अगर आप भाषा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये भाषा उनको अब दी गई है। ये भाषा चूंकि अरविंद केजरीवाल ने जब भाषा का सिलेक्शन किया था, खासतौर से जब उन्होंने कहा था शीला ये करती है, अंबानी को ये करता है, ये सब करता है, तो उससे पहले इस तरह की भाषा को हम लोगों ने रीजनल लीडरशिप भी जब वो संसद में जाती थी तो वो मानी नहीं है कहने लगती थी या दूसरी अलग तरीके की बातें करने लगते थे। ये हमको ऐसा पहली बार लगा कि जब मैंने मुझसे ये कहा कि ये भाषा का सिलेक्शन क्या है, उस वक्त मैंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा था जब 2009 10 11 में केजरीवाल इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। चूंकि मेरा ये मानना था कि केजरीवाल एक मध्यम वर्ग के इस तरह के परिवार में रहे जिसके पास एजुकेशन शुरू से थी, उसके बाद खुद एक आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, उसके बाद देश की सबसे क्रीम जो सर्विस मानी जाती है उसमें आईआरएस में सेलेक्ट होते हैं, तो उसमें भाषा का स्तर वो नहीं होता, भाषा के जो कम्युनिकेशन का जो तरीका था वो नहीं था जिसको उन्होंने आके राजनीति में सेलेक्ट किया था। तो मैंने कहा था कि इन्होंने भाषा भी चुनी है, इन्होंने एक गैम्बिट बनाया, एक पूरा एम्बिट तैयार किया है और उसमें भाषा से लेके अपने भाषण तक वो सब सेलेक्ट किए हैं। उसी तरह से उन्होंने, चूंकि वो अपने वोटर को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि देखो मैं उसको भी इतनी बदतमीजी से बोल सकता हूं, वो भी मेरे सामने कुछ नहीं है, मैं किसी के सामने नहीं, मैं एक यंग मैन, एक एंग्री मैन हूं जिसके सामने सब छोटे हैं। तो उस भाषा को उन्होंने भुनाया, वो वहां तक पहुंचे। राहुल गांधी का 2004 का, चूंकि मैं इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मैं उस दिन भी वहीं था जब 2004 में शाहजहांपुर में जब इन्होंने सबसे पहली बार बयान दिया था, उस समय उतरते हुए जब चुनाव के लिए बात हुई थी, वहां से लेके और जब राहुल गांधी संसद में पहली बार बोले थे तो उन्होंने मेरी स्टोरी को बाकायदा उसी स्टोरी पर बयान दिया था संसद के अंदर, जो राहुल गांधी की मेडन स्पीच है। तो राहुल गांधी को मैं तब से देखता हूं कि शुरुआत जो है एक ऐसे युवा के तौर पर थी, भैया जी आप ऐसे हैं, ऐसे, मतलब एक बहुत सॉफ्ट उसके साथ, जिस तरह राजीव गांधी
का शुरुआत थी कि वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत ही वो हैं, उस विनय के साथ वो बोलते हुए दिखाई दिए। लेकिन आप देखेंगे फिर बीच में ये कोई नया नहीं है उनका, जो मुझे लगता है कि अब वो नैसर्गिक तौर पर सामने है। वो ऐसे आपने देखा होगा ये मंच पर था, उसके बाद उन्होंने इससे शुरू की, तो लोगों ने, आपने देखा होगा एक खास सेक्शंस ऑफ मीडिया है, उसने चिल्लाना शुरू किया कि राहुल गांधी अब आस्तीन उठा रहे हैं, अब वो सीधा चैलेंज लेना चाहते हैं। तो लेकिन वो नहीं ले पाए, वो सीधा चैलेंज, फिर गड़बड़ हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने, याद होगा जब वो ताकत में थे तो उन्होंने एक प्रेसिडेंट का वो अपने ही प्राइम मिनिस्टर का जो अध्यादेश है वो फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद वो एंग्री यंग मैन हो गए। उन्होंने कहा देखिए एंग्री यंग मैन है, वो बदलाव की भाषा है, वो जो है बदलाव लाके रहेगा। फिर भी वो बदलाव नहीं आया, फिर भी वो हार गए। उसके बाद फिर आपने देखा होगा उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिशियंस को की बजाय राजनीतिज्ञों पर निशाना साधा। और उससे पहले मोदी जी या मोदी के साथ बहुत ही, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए है, बहुत ही जो शब्दों का इस्तेमाल था वो बेहतर इस्तेमाल था, मतलब ठीक जिस तरह की भाषा अमूमन मानी जाती है। क्योंकि इस परिवार में 36 साल तक, लगभग 35-36 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जिस राष्ट्र की आजादी को 75 साल हुए हों, 75 से 77 साल, उसमें से अगर 38 साल किसी एक परिवार पे, डायरेक्ट डिसेंडेंट है उनके, उसमें अगर रही हो प्रधानमंत्री पद की गद्दी, तो उनकी भाषा का तरीका क्या होगा? कम से कम ये तरीका नहीं है जिसमें वो बोलते हुए दिख रहे हैं। हुआ क्या है कि पिछले कुछ समय से उनके पास जो टीम आई है, जो लेफ्ट की टीम है, जो मैं आपसे पिछली बार भी हम लोगों ने बहुत विस्तार से मैंने बताया था कि मुझे किस तरह से कांग्रेस का जो सक्सेशन था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, तो उस वैक्यूम को भरा है उस लेफ्ट के आइडिया ने। लेफ्ट का आइडिया सड़क का आइडिया है, वो उस तरह की बात आज भी समझता है कि वो किसान के पास जाएगा, वो किसान अभी 3 दिन से भूखा है, फिर वो चाय वाला है, उसने भले ही दुनिया को चाय पिला रहा लेकिन खुद वो अपनी चाय नहीं पीता। इस तरह की स्टोरीज के साथ आपने बहुत सारी चीजें लेफ्ट के पन्नों में पढ़ा होगा। अब वो भाषा, उसी भाषा को चूंकि पूरा लेफ्ट का दिया हुआ भाषण पढ़ने के बावजूद वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर रहे, एक के बाद एक जो हार है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो उस भाषा के दायरे को भी दूर कर रही है। और वो बेसिक जो सूचना होती है इस लेवल पर बोलने के लिए, जिसमें आप गलती ना करें, उसको भी पार कर रही है। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा, जैसे कि ऐश्वर्या राय, ये मौजूद नहीं थी। ये उसमें राम मंदिर में दोनों का अभी तक मैंने विजुअल नहीं देखा है। मैं नहीं अयोध्या आई, से राम मंदिर को नहीं फॉलो आई थी। करता हूँ, तो मैं आपको उससे समझ, तो आप जो कह रहे हो वो एक तो भाषा आपकी गलत होगी, दूसरा आपकी सूचना भी गलत हो गई, तीसरा जब आप अमेठी में आते हैं, जब आप उस अमेठी में आते हैं जिसमें जिस जिस सांसद ने आपको हराया, जिस केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने, जब वो पहली बार आपसे हारी थी, तो उसके बाद लगातार वो पहली हार के तुरंत 1 महीने के बाद ही उसने स्मृति ईरानी ने खुद को अमेठी के लिए एक तरह से झोंक दिया था। और उसके बाद जीत के बावजूद अभी तो मकान का उद्घाटन हुआ है, वो कंटिन्यू आ रही है। और आप उसमें इस पिछले 5 साल में हार के बाद मुश्किल से तीसरी या चौथी बार आप पहुंचे हैं, तीसरी बार शायद आप आए हैं, बाकी बहुत ही छोटी विजिट आपकी रही। आपने जब आप घूम रहे थे, आप जब रायबरेली में घूम रहे थे, आपके परिवार के रिश्तों पर कोई बात ही नहीं की आपने। आपको मैं उस दिन भी बोल रहा था कि जब रायबरेली में सोनिया गांधी लड़ती है, तो रायबरेली परीक्षा देती थी, अपनी अपनी वफादारी की परीक्षा रायबरेली देती थी, गांधी परिवार नहीं देता था। तो आपने उस जीत हार का वहां मोदी के काम से कोई लेना देना नहीं, सरकार के काम से कोई लेना देना नहीं, वहां आपके परिवार के व्यक्तिगत रिश्ते थे। आपको ये बताना था कि मेरी माताजी वहां से चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही हैं, जो आपने उनको ताकत दी थी, जो आपने 2004 से उनके साथ जो रिश्ता था, जो चुनावी रिश्ता था, वो इसलिए था, वो एक इमोशनल बॉन्डिंग थी। और वो इस बार तबीयत खराब होने के नाते राज्यसभा में गई हैं, और हमारा परिवार आपके साथ है, आपके प्यार को हम रखे हुए। तो जो एक इमोशनल टच होता है, क्योंकि आप एक वोट लेने जा रहे हैं, आप लोगों से मांगने जा रहे हैं, तो आपको लोगों की बात करनी होती है। क्योंकि रायबरेली में मुझे नहीं मालूम है, शायद उनको, अनुपम जी को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि कितने दर्शकों को आपके ये मालूम होगा जो रायबरेली में नहीं गया, कि वहां सई नदी बहती है, सई नदी।
मैं सही बोल रहा हूं अगर अनुपम जी आप सुन रहे होंगे, वो सही नदी के किनारे। और मेरी आदत है कि मैं चुनाव में जब जाता हूं तो नदियां मेरी सबसे पहली सोर्स होती हैं खबर के लिए, मैं उनके पास जाके देखता हूं। तो आपने काशी पर बहुत शोर मचाया, लेकिन आपने सई नदी को ठीक नहीं किया। अगर आप जाके देखेंगे, गंदगी से भरी हुई वो नदी। और जब काशी में कुछ हो गया, कॉरिडोर बन गया, या उससे पहले 2014 के बाद ही आपने वहां कुछ फुट स्टेप्स बनते हुए देखे, लेकिन गंदगी से भरी हुई नदी आपने वो नहीं किया। सड़क पूरी की तरह उजड़ी हुई, कताई मिल, बैल, मैं इतनी सारी सैकड़ों वहां जो कंपनियां बंद होती हुई पड़ी हैं, वहां कोई रोजगार के दम पर आप नहीं जीत रहे थे, आप कोई विकास के मॉडल के साथ नहीं जीत रहे थे, और ना ही वो अडानी अंबानी को गाली देने से आप जीत रहे थे। आपकी वो सीट आपके परिवार के साथ उन लोगों का अपने से माना गया रिश्ता था जिनको बदले में आपने कुछ नहीं दिया था। तो वो जो भाषण की कमी है और जो भाषा का सिलेक्शन है, वो इस तरफ बात कर रही है कि निराशा जो है राहुल गांधी के इर्द गिर्द है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने, जिस तरह वो जातिवाद को, जिस तरह से बार बार, मतलब इतना ज्यादा मैंने नहीं देखा, उस वक्त भी नहीं देखा गया जब जातिवाद के दम पर वो तुरुक्का इक्का था। आज तो ये जातिवाद पिट चुका है, ये एक ऐसा इक्का वो हो गया है पत्ता, जिसकी उस खेल में जरूरत नहीं है, जिसकी अब इस समय खेल में जरूरत नहीं। यहां तक कि पीडीए भी आप बहुत बार सुनते नहीं होंगे। आप जातिवाद के इस काम को बहुत ज्यादा जातिवादी पार्टियों के मुख से नहीं सुन रहे हैं। तो वहां ये इतना आग्रह होना, ये सीधे तौर पर ये बताता है कि जो आपको ये आइडिया दे रहे हैं और आप उनसे जो आइडिया लेने के बाद बात कर रहे हैं, वो एक फ्रस्ट्रेशन है। हो सकता है कि प्रियंका गांधी का बढ़ता हुआ दबाव, पार्टी के अंदर प्रेशर, वो सारी चीजें, क्योंकि आप एक फील्ड योद्धा के तौर पर मैदान से बाहर नहीं जाना चाहते, इसीलिए भैया जी से कौन हो तुम, तुम्हारा मालिक कौन है, यहां तक कि ये यात्रा है जिसमें वो मोदी को भी तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, वो देश के उद्योगपतियों से भी तू तड़ाक से बात कर रहे हैं, वो देश के जो कल्चरल सेक्टर है, अमिताभ बच्चन है, मैं तो खैर फिल्में नहीं देखता हूं तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं उनको कैसे करूं, लेकिन एक महान कलाकार के तौर पर उनको माना जाता है और लोग, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और उनके पिता के दोस्त रहे हैं। इंदिरा गांधी उनको बेटे की तरह मानती रही हैं। हरिवंश राय बच्चन, तेजी बच्चन से आपका रिश्ता रहा है। अगर ये बात सीखनी है तो जिनके साथ आपने अभी समझौता किया है उनसे सीख लीजिए, क्योंकि जया बच्चन को लगातार टिकट दिया है, इसके बावजूद कि जया बच्चन न जातीय आधार पर, ना कोई वोट के गणित के आधार पर, और ना ही अपने किसी समाजवादी पार्टी के प्रति कोई उनका योगदान है। लेकिन मुलायम सिंह यादव हो या ये हो, तमाम लोगों का किस तरह से वो व्यक्तिगत रिश्ते निभाते थे, अगर इसको भी सीख लेते तो मुझे लगता है शायद राहुल गांधी एक बेहतर कर पाते, वो जो दिख नहीं रहा है। तो इसमें मुझे लगता है एक प्रेशर है, और उन लोगों का जो योगेंद्र यादव, कन्हैया, और इसके साथ साथ वो यूट्यूबर्स जो इतने बड़े बड़े गोले, जो बर्फ के, जो इतनी बड़ी कोई उनको सिल्ली दिखा रहा था, मुझे याद आता है एक मोहतरमा, वो इतनी बड़ी सिल्लियां देख के और उसके बाद कह रही थी इतने बड़े आसमान से गिरे हैं, बर्फ के इतने बड़े बड़े ओले गिरे हैं। तो मैं हैरान था कि ये आदमी जिंदगी में ये स्कूल भी गई है या नहीं गई है। तो ये तमाम लोगों से उनके वीडियो ना देखें, मेरी बहुत इल्तिजा है। मैं राहुल गांधी वो को बहुत ईद लाइक ईद करता का हूं। मौका था पुनीत साहब। हाँ, ईद का मौका था, तो मेरा बार बार मेरा यही आग्रह है राहुल जी से कि एक पार्टी जो जातीय सीमाएं तोड़ती है, बीजेपी है या आप हैं, तो कम से कम इस तरह के लोगों के वीडियो ना देखें, खासतौर से वो जिनके वीडियो का टाइटल होता है कि तो योगी हार जाएंगे गोरखपुर से, तो शाह और मोदी गुजरात में जमीन में चले गए, तो इनके वीडियो ना देखें तो मुझे लगता है अनुपम जी शायद ये ज्यादा रेशनल आईडी के साथ आएंगे। धीरेन जी, बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं दर्शकों को 2-3 वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद में अनुपम जी के पास आता हूं। जब ये प्रचारित करते हैं, कहते हैं कि क्या आपने अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में किसी दलित को देखा, किसी पिछड़े को देखा, किसी गरीब को देखा, तो लोगों ने इनके इस सवाल के नीचे ही एक वीडियो चेप दिया और सोशल मीडिया पर दौड़ा दिया,
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह की तरह जहां भी प्रोजेक्ट पूरा होता है, प्रोजेक्ट में लगे हुए इंजीनियरों से लेकर के और मजदूरों तक के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, और वो ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। जरा आप भी देख लीजिए। उसमें आपने एक गरीब आदमी देखा, एक देखा आपने, उसमें मुझे अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, अदानी दिखा, अंबानी दिखा, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे। मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा। इसके अलावा इनका एक जरा बयान और देख लेते हैं। ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं, ये भी हम समझना चाहेंगे। सब भूखे मर जाओगे, सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। ओबीसी का मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। भाई ओबीसी की आबादी हिंदुस्तान में कितनी है ये बताओ। सबको मिला के ओबीसी मिला के लगभग 85% है। इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर, पूरा खेल बिगाड़ देगा यार तू। सबको मिला के इसकी आबादी, इस बब्बर शहर की आबादी 50% है। बात समझ आई? अनुपम जी, ये वीडियो देख करके आपको क्या लगता है? अब हंसी नहीं आती है ओंकार जी, अब हंसी नहीं आती। ओंकार, मैं इसलिए बता दूं कि इस मंदिर की नींव में ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी सबको मालूम है, तो लेकिन सिर्फ राहुल गांधी को मालूम नहीं है कि जो इस मंदिर के लिए पहली ईंट रखी गई थी वो कामेश्वर चौपाल जी, जो दलित है। जी अनुपम जी, वही मैं कह रहा था, अब हंसी नहीं आती। कोई जमाने में इस सब हम लोग कॉमेडी के तौर पे लेते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन अब हंसी नहीं आती। देखिए अब ये बहुत जैसे एक शेक्सपियर का एक जुमला है, देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस, यानी उनके पागलपन में भी एक उद्देश्य है, एक तरीका है, एकदम ऐसे पागल नहीं है। और वो बहुत आग लगा रहे हैं। जैसे उन्होंने जाके विदेश में कहा था कि पूरे देश में पेट्रोल छिड़का हुआ है, बस एक चिंगारी की जरूरत है। तो जगह जगह पे चिंगारी मणिपुर से लेके पंजाब तक पड़ती रहती है, डालते रहते हैं। बहुत एक अंग्रेजी में एक कहावत है, रूल इट रूइन इट, यानी या हम राज करेंगे या बर्बाद कर देंगे। और यही बहुत एक बड़े वर्ग में देखा जा रहा है, जिसका जिसका अगुवा राहुल गांधी बने हुए हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक एनजीओ वाले अंदाज से अर्बन नक्सल वाले अंदाज में चले गए हैं। और मतलब मुझे बहुत एक अफसोस है, क्योंकि अब ये बात देखिए कॉमेडी तक नहीं रह गई। और लेकिन वो कर रहे हैं, और इसका उनके पास एक अच्छी, देखिए आप लगातार ऐश्वर्या राय को आप एक नाचने वाली बता रहे हैं। अरे यार, उसके सास ससुर ने तुम्हारी माँ का कन्यादान किया था। जिसको तुम नाचने वाली बता रहे हो हर जगह, उसके सास ससुर ने तुम्हारी मम्मी का कन्यादान किया था। अपने घर पे रह के हिंदी सिखाई थी, इस तरह बोल रहे हो। जिस पार्टी से आज तुम समझौता करके बैठे हो, उसमें उसकी सास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जया बच्चन है। उसके बाद हर जगह तुम जया बच्चन, ये ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय नाच रही है, नाच रही है, नाच रही। क्या तमाशा है भाई। और नाच रही है तो यार तुमसे पैसे लेके नाच रही है, तुमसे क्या मतलब। आपके तो अपने, आप कहते हो कि यहाँ पे रात को यहाँ का युवा दारू पी के झूम रहा है। अरे आपके अपने नाइट क्लब के वीडियोस आते हैं, या आप खुद भी झूमते हुए नजर आते हैं। आपके अपने विदेशी नाइट क्लब के वीडियोस आते हैं जहाँ पे आप महिलाओं के साथ झूमते नजर आ रहे हैं। मैं देखिए इस तरह इस लिमिट तक जाना नहीं चाहता ओंकार जी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत एक अफसोस है जो कुछ ये हो रहा है। और जैसा कि मैंने कहा, ये हास्यास्पद नहीं रह गया है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है, और सबसे ज्यादा ये उन लोगों का दुर्भाग्य है जो कि भाजपा विरोधी मानसिकता है, क्योंकि उनके उनके हिस्से में राहुल गांधी जैसे नेता आए हैं। अच्छा, अब राहुल गांधी ने भी जैसे कसम खा ली, कोई जमाने में कहते थे सत्ता में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अभी एकदम जैसे उसको ईगो पॉइंट बना के, और सारा टाइम हर चीज आपकी उल्टी पड़ती है। बंगाल जाते हैं ममता से टूट जाता है, बिहार जाते हैं नीतीश से टूट जाता है, उत्तर प्रदेश आते हैं समाजवादी पार्टी से गड़बड़ा जाती है बात। अभी हालांकि समझौता हुआ शाम को,
तो केजरीवाल आपको ठेका दिखा रहा है। वो तमाम लोग जिसका जो अध्यादेश फाड़ के आपने अभी जिसका जिक्र कर रहे थे पुलिस साहब, ये आपकी अध्यादेश फाड़ दिया था मनमोहन सिंह सरकार का, तो अध्यादेश फाड़ के आपने लालू यादव को जेल भिजवाया था। आज उसी लालू यादव को आप अपना नेता मानते हैं। आम आदमी पार्टी जिसने आपका बाजा बजा दिया, आप उसके पैरों में गिरे हुए हैं। मुझे अभी तक याद है कि जब ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया था वेस्ट बंगाल में और कांग्रेस शून्य पे सिमट गई थी, तो राहुल गांधी इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। तो बल्कि उसमें जो कांग्रेसी लीडर्स जो राज्य के थे, उन्होंने कहा किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है साहब, हम शून्य पे चले गए। भाजपा तो कितने गुने बढ़ गई है, हम तो शून्य पे चले गए और आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो न राजनीति की समझ है, न तौर है, न तरीका है। दुनिया भर के इल्जामात हैं आपके ऊपर और एकदम बेलौज बोलना, फिर कोर्ट्स में जाके माफी मांगना, किसी को पप्पी झप्पी देना, फिर 5 मिनट बाद कैमरे पे आंख मारते पकड़े जाना, बहुत ही बचकाना अंदाज है। और लेकिन अब ये है कि भाई सोनिया गांधी ने कहीं ना कहीं जैसे इसको तय कर रखा है कि साहब हमें इसको दे। अच्छा, एक अब मुझको समझ में आया कि कांग्रेस को अब खुद से कुछ करने की उनके अंदर वो भी नहीं रह गई, लियाकत भी नहीं रह गई, हौसला भी नहीं रह गया, जोश भी नहीं रह गया। वो सिर्फ ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ गलती करेंगे तो उसके बाद इस देश की जनता के पास हमारे अलावा क्या विकल्प होगा। अभी आपने देखा था कि कांग्रेस थिंक टैंक की एक रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें राहुल गांधी बता रहे थे कि साहब मैं 2034 में प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या तमाशा है साहब, क्या तब तक नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे, मेरी उम्र इतनी होगी। किस तरह के प्लानिंग है कि मतलब आपने रही बात हराने की, तो अब मैं देख रहा हूँ विपक्ष का हर नेता बात क्या कर रहा है कि साहब 400 सीट नहीं क्रॉस करने देंगे। मतलब हार और जीत की तो बात ही नहीं हो रही है, चुनौती इस बात की दी जा रही है, सब 400 सीट नहीं क्रॉस करने देंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी भी जैसे कह रहे हैं कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, सबको अपने साथ ले रही है, जितना डैमेज कर सकती है गठबंधन को उतना कर रही है। गठबंधन नाम पे जो आपने इंडिया गठबंधन बनाया था उसकी कहीं कोई हैसियत बची नहीं, हर जगह एकदम टूट के छिन्न भिन्न हो चुका है। अब लेके उत्तर प्रदेश में आपने, और ये भी गठबंधन नहीं है ओंकार जी, जैसे आज हमारे एक साथी कह रहे थे कि गठबंधन नहीं है, इस सीटों पर समझौता है, ये सिर्फ छोटी मोटी सीटों पर समझौता है। और मैं दावा कर रहा हूं आपसे कि कांग्रेस पार्टी को एक सीट निकालना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ तक कि रायबरेली तक की। और मैं कुल मिलाकर राहुल गांधी का सिर्फ यही कह पाऊंगा ओंकार जी की राहुल गांधी के लिए बहुत कुछ व्यक्तिगत रूप से स्टेक पे है, लोगों के ध्यान से उतर जाता है बार बार। तो मैं याद दिला दूं कि नेशनल हेराल्ड एक ऐसा मामला है जिसमें राहुल गांधी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह गए कि साहब हमको कुछ तो रिलीफ दे दे, हमें जमानत ना करानी पड़े, हमको हाजिर ना होना पड़े, हमें गिरफ्तारी ना देने पड़े। पर सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि साहब आपके खिलाफ मामला इतना जबरदस्त बनता है कि आपको और सोनिया को दोनों को जाके, बल्कि साथ में मोतीलाल वोरा भी थे, कि आप लोग को कोर्ट में जाके हाजिर होना होगा, आपको गिरफ्तार हुए, जमानत हुई। पता आप सोचे कि आप धोखाधड़ी और चोरी और बेईमानी के मामले में जो आदमी जमानत पे घूम रहा है, जरा उनकी जबान सुने, उनका अंदाज सुने। उनको बताना चाहिए कि साहब आप धोखेधड़ी, बेईमानी और चोरी, आप वहां जाके कहते हैं अमित शाह लठैत है, नरेंद्र मोदी जेब कतरे हैं, आप अडानी को गाली देते हैं और आपके अपने राज्य सरकार वाले अडानी को तेल लगाते हैं, उनको मक्खा लगाते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे उनको चीफ गेस्ट बनाते हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट कराते हैं। अभी तेलंगाना में देखिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आप कह रहे हैं अडानी को गाली दे रहे हैं। तो मेरा अपना मानना है कि ये सब व्यक्तिगत रूप से उन्होंने ले लिया है। और जितनी, जैसे इसका भी आपने देखा था वो 4 स्टेट्स के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने कहा था यार कुछ समझ में ही नहीं आता है, हमारी बातें इतनी होती हैं, जनता सुनती भी है नहीं सुनती, कहाँ चली जाती है बात, कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब उनकी एक निराशा घर कर गई। उनको मालूम है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार लौटती है तो व्यक्तिगत तौर पर उनको, हालांकि मैं फिर याद दिला दूं अपने लोगों, अपने दर्शकों को, कि नेशनल हेराल्ड वाला मुकदमा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने नहीं किया है, यह मुकदमा सुब्रमण्यम स्वामी ने किया है। उन सुब्रमण्यम स्वामी ने जो आज नरेंद्र मोदी की जान के दुश्मन बने बैठे हैं, उन सुब्रमण्यम स्वामी ने नेशनल हेराल्ड वाला मामला उठाया और उसमें सोनिया और राहुल दोनों बहुत बुरी तरह फंसे नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से उनकी झल्लाहट, उनके क्रोध, उनकी एग्रेशन, उनकी बदजुबानी के पीछे आप ये भी देख सकते हैं ओंकार जी की कहीं ना कहीं अब ये बात पार्टी की नहीं है, व्यक्तिगत राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सुरक्षा का मामला है ओंकार जी। आपने बिल्कुल सही कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में कोर्ट में इस मामले को उठाया था याचिका के तौर पर। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसके 2 साल बाद
नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उससे पहले ही मामला अदालत में पहुंच चुका था। बहरहाल अंतिम चरण मेरे फोन की बैटरी जा रही है, इसलिए पता नहीं अंतिम कैसे कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, एक क्या दो वीडियो दिखाता हूं छोटे-छोटे, और फिर उस पर हम डिस्कशन करेंगे। हम तीनों ने ही पत्रकारिता के 2-2, 3-3, 4-4 दशक गुजारे हैं और हम जानते हैं कि जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है, तो उसको किस तरीके से मीडिया की देखभाल करनी पड़ती है और मीडिया की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मीडिया को गाली देना विपक्ष में खड़े होकर के और उनको धमकाने की कोशिश करना, उनके मालिकों की बात करना, यानी एक तरीके की थ्रेट आप दे रहे हैं रिपोर्टर को। मालिक तक तो पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता पहुँचता ही नहीं था। रिपोर्टर की ही हर तरह की टहल करते थे और सम्मान देते थे, क्योंकि उन्हीं से बात बननी है, वही कवरेज करते थे। लेकिन जिस भाषा में राहुल गांधी ने ये सब किया है और पश्चिम बंगाल में लाइव एक रिपोर्टर को जिस तरीके से ममता बनर्जी ने गिरफ्तार कराया है, हम अंतिम चरण में उस पर चर्चा करेंगे। आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। ओए मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है। नाम बताओ उसका। एक तो ये प्रकरण, इनकी मौजूदगी में ही इनकी जो बातचीत तो कर ही नहीं रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसके सिर पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और बदतमीजी से पेश आ रहे थे, मैं तो ये कहूँगा। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के नेता को इतनी बदतमीजी से ऑन कैमरा मीडिया से अगर वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी सोचने समझने की शक्ति भी शून्य है। दूसरा वीडियो प्रेस क्लब का है, उसको भी एक छोटा-सा अंश उसका देख लेते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दीदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दीदी तेरी। अनुपम जी, आप म्यूट हैं। मैं पहले भी कह रहा था ओंकार जी की ट्रेंड अखिलेश यादव ने शुरू किया था, जहां पर जर्नलिस्ट के कपड़े देख के उसकी जात बताते थे, जात देख के उसका धर्म और देख के उसका वो बताते थे कि तुम किस पार्टी के लिए वोट करते हो, तुम किस पार्टी के दलाल हो, वगैरह वगैरह। खुल के मीडिया को दलाल कहते थे, लगातार मीडिया पे अग्रेसिव थे। राहुल गांधी एक कदम आगे बढ़ गए, उन्होंने पत्रकार को पिटवा ही दिया। कोई यादव करके पत्रकार था इंडिया न्यूज का, उसको पिटवा ही दिया, उसके बाद उसको बचाने का ड्रामा भी किया। तो कुल मिलाकर वही मैं जो बात कह रहा था, शूटिंग द मैसेंजर, मीडिया आपको बुरी खबर दे रहा है। आप कह रहे हैं आज भी उनका मीडिया की आड़ में छुपी हुई भाजपा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अरे भाई, आपके पास एक भी 10 साल में आप एक इल्जाम नहीं लगा पाए। हर इल्जाम को आपके सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपने खुद कोर्टों में जाके माफी मांगी, चोर कहने के लिए माफी मांगी। आप खुद अपने इल्जामों पे माफी मांग रहे हैं। जब जिस जिस इल्जामों पे आप नहीं टिक रहे हो, जिस इल्जामों को आप सुप्रीम कोर्ट से खारिज करा रहे हो, जिन इल्जामों के लिए आप खुद जाके कोर्ट में माफी मांग रहे हो, मीडिया क्या करे भाई? मीडिया तो फिर भी उन आपके इल्जामों को दोहरा रही। कब तक आप मीडिया को गाली देते रहेंगे? और एक बात मान लीजिए ओंकार जी, जब तक ये मीडिया को देखिए, मैंने आपको कई इधर मैं 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ, आपके चैनल पे तो अभी आ रहा हूँ ओंकार जी। मैं 2-3 साल से ये बात कह रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में पत्रकारिता में पहली बार ऐसा मौका देखा है जब नेता लोग और विपक्षी पार्टी सीधे सीधे जनता को ही बेवकूफ साबित कर देती है। जनता को कह देती तुम भक्त हो, जनता कह देती तुम बेवकूफ हो, तुमको बेवकूफ बनाया गया है, तुमको मूर्ख बनाया गया है, तुम नशेबाज हो, तुम दारूबाज हो, तुम मीडिया खराब है, वोटर खराब है। ईवीएम तो सब, ईवीएम का नंबर तो बड़े बाद में आता है, उसके पहले तो आप देखिए मीडिया और वोटर्स को ही गालियां दी जाती है। तो मैं यही मान रहा हूँ कि ओंकार जी, जहाँ पे इतना ये कहते हैं, जब वो दिनकर जी की राय में जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो अब या फिर जैसे हमारे रामचरितमानस कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो अब आप विपक्षी नेताओं को गालियां नहीं दे रहे हैं, अब आप मीडिया को गाली दे रहे हैं, आप जनता को गाली दे रहे हैं, आप आम आदमी को गाली दे रहे हैं। तो बस मैं क्या कह सकता हूँ उसमें ओंकार जी की, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। और मैं मान के चलता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपको इसमें बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा ओंकार जी। इस पे एक बार फिर प्रोग्राम रख लीजिए, जिसमें मैं तफसील से बताना चाहूंगा कि 2024 के बाद के राहुल गांधी कैसे होंगे। बिल्कुल करेंगे, इस पर 1-2 दिन में ही करेंगे।
जी, धीरेन जी, इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मुझे इस तरह से बोलते हुए बचपन में मुझे याद आता था कि हम लोग जब सामने किसी की पिटाई नहीं कर रहा था, जिससे झगड़ा होता था और उसको मारना है, पीटना है और लोग पीट नहीं रहे होते थे, तो हम बार-बार बोलते थे, मारना नहीं इसको, इसको मारना नहीं, इसको मारना नहीं, उसको याद दिलाते थे कि अरे मार क्यों नहीं रहे हो यार? उसको याद देखिए दिलाना ओंकार जी, कि आप ये धीरेन जी निकले राहुल गांधी के गुरु। तो वो जो है वही वही तरीका मैं देख रहा था कि अरे भाई मारना नहीं इसको। अरे वो उससे पहले मार कौन रहा भाई? तुम उससे बात कर रहे हो, तो मारेगा क्यों कोई? लेकिन आप उसको यकीन, अपने लोगों को यकीन दिला रहे हो कि यार मारो तभी तो मैं छुड़ा पाऊंगा। आपने मारा ही नहीं तो मैं कैसे छुड़ाऊं? तो वो दरअसल जिस तरह की भाषा, नाम बताओ मालिक का, वो भाषा आप देखो किस तरह से व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। और ये यही वो चीज है जो मुझे बता रही है कि इनके ऊपर बहुत सारा यूट्यूबर्स का, बहुत जो उस तरह के इनके पास जो सहायक बने हैं, जो इनके सलाहकार बने हैं, उनका प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो ये इनको समझा रहे हैं कि ये बिका हुआ है, फला बिका हुआ है, फिर फला बिका हुआ है, फिर फला बिका हुआ है। आखिर आप देखो बदल गई है, आप मीडिया के बदलते हुए स्वरूप को भी नहीं पहचान पा रहे हैं और आप मीडिया का जो पहला ट्रेडिशनल आइडिया है उसके भी अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। यानी ना तो आप नया ढूंढ पा रहे हैं और ना ही आप पुराने से सामंजस्य रख पा रहे हैं। आप ये देखिए कि कोई भी आपने सेलेक्टेड यूट्यूबर्स रखे हैं, आपने देखा होगा पिछली बार भी सबसे पहले उन्हीं से शुरू किया, और वही अगर आप उनके वीडियो देख रहे हैं तो मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि उनके वीडियो देखना छोड़िए। आप एक, अगर मैं आज भी कह रहा हूं, देखिए मैं कुछ चीजों को लेकर बहुत वो रहता हूं कि मुझे अपने आइडिया पे, जैसे मैं आज भी मानता हूं कि अगर विपक्ष के तौर पर मैं किसी को तरजीह देने की कोशिश करूंगा तो वो कांग्रेस होगी। अगर मुझे कोई और आदमी ऐसा दिखेगा जिसको पूरे देश में जाना जा सकता है, जो वायनाड भी पहुंच के जीतता है, तो वो राहुल गांधी है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप एक विकल्प बने, जहां ये सरकार चंडीगढ़ जैसी हरकतें करे, ये सरकार जहां इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो उस तरह की काम करे, तो उसके खिलाफ आप जनता की आवाज बन के खड़े हो। आप ये कहें कि आप रोड रोलर नहीं बन सकते, आप बुलडोजर नहीं बन सकते, लेकिन उसके लिए आपके पास एक ग्राउंड हो, आपके पास एक आइडिया हो। ठीक है, हर आदमी सब कुछ नहीं करता है। बहुत सारे लोग, जब खुद इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जब आई थी तो 66 में उन्होंने शपथ ली थी, और एक साल बाद 67 में उन्होंने सिंडिकेट को भी हराया, उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, और यहां तक कि जब वो प्रीवी पर्स पर राज्यसभा में हार गई एक वोट से, उसके बाद उन्होंने खुद से अध्यादेश जारी करके उसको लागू कराया। यानी उन्होंने परिपक्वता हासिल की। तो आप बाहर मत देखो, आप अपने परिवार में देखो। इनकी दिक्कत ये हो रही है कि ये अपनी राजनीति का आइडिया भी अब अखिलेश और अरविंद केजरीवाल से ले रहे हैं, उनके आइडिया ले रहे हैं। अरे आप 36 साल तक जिस परिवार ने शासन किया इस देश पर, आप उसके वारिस हैं, और आप 2004 से लगातार एमपी हैं। आप अमेठी से आगे, वायनाड से आगे, तो कंटिन्यूटी है। आप कर क्या रहे हैं? आप अपनी भाषा को, अपने आइडिया को अब तक इतना शार्पन नहीं कर पा रहे। आपके पास जो सलाहकार है उनको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो कम से कम अपनी बनी बनाई छवि तो मत छोड़िए, क्योंकि जब ये आए थे, आप याद कीजिए, लोगों ने कहा था एक हवा का झोंका है, एक नई हवा है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सौम्य है, इस तरह के साथ आए। हमने तो आपकी तारीफ की भाई। 2004 से 2014 तक हमने बहुत तारीफें की, क्योंकि आप सत्ता में थे तो हम तारीफ कर रहे थे। तब तो आपने नहीं कहा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा वो क्या है। आप अब थोड़ा समझिए भाई, 10 साल उनका भी है, उनको भी रहने दीजिए और अपने लिए तैयारी कीजिए। तो मुझे लगता है कि ये जो है, ये राहुल गांधी का अंदर से प्रेशर है, और उनके जो सलाहकार हैं ये उनकी है। जैसे आप इनके सलाहकारों को छोड़िए, आप इनका मीडिया वो देखिए, जो मीडिया का, हालांकि वो अब ऐसा ही बीजेपी का भी है, एरोगेंसी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है दोनों तरफ अगर आप देखेंगे। लेकिन आपको तो इस समय क्षमा चाहिए, जो आपने बताया कि जब विपक्ष में होते हो तो आपको तो साधना होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष तो कुछ भी देगा, आपको तो सिर्फ आपका प्यार, आपका रिश्ता, आपका वह, आपकी दी गई सूचनाएं, वही आपकी ताकत होंगी। भाई 2004 से 2014 के बीच में बहुत सारे घोटाले,
मैंने खुद अनर्थ किए, मैं खुद वो रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन का ही रिपोर्टर लगातार रहा हूँ, तो लगातार हमको खबर कहाँ से आती थी। आप क्या कर रहे हो, आप खबर देने की बजाय गालियां दे रहे हो, तो यार कौन आपके पास आएगा। आप वो यूट्यूबर्स देखिए, उनके, मैं फिर बार बार कहता हूँ, आप उनके थंबनेल पे जाके प्रिय राहुल गांधी जी, आप सिर्फ ये देख लीजिए कि वो आदमियों के ग्राउंड पर कोई भी पकड़ नहीं है, उनसे मत सीखिए। उनके आइडिया पे वो जो अभी भी, खास तौर से जिन लोगों को मैं व्यक्तिगत नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन जिन लोगों को जातिवादी, जिन लोगों को भयानक जातिवादी और जिनको इमोरल एक्टिविटीज में शामिल किया जाता था पत्रकारिता के अंदर, किसी से पूछ तो लीजिए कि उन लोगों का क्यों, क्या शोराए आम बोलते थे ना जब, कि इनका शोराए आम कैसा है। अरे कम से कम वो तो देख लो यार। आपके पास तो 10 साल तक सत्ता रही है, तो आईबी वाईबी सब आपके पास रहे होंगे, तो आपको मालूम होगा, आपके अधिकारी हैं, आप उनको टिकट देते हैं, आपके पास एडीजी रिटायर्ड आपसे टिकट लेके सांसद बने हुए, उन्हीं से पूछ लो। तो ये बेसिकली एक इमेच्योरिटी जो खत्म नहीं हो रही है, जो एक एंग्री यंग मैन का, तो यंग तो जा चुका, लेकिन एंग्री मैन के आइडिया में आने के लिए भी आपको, मुझे लगता है कि आपके लोग, जयराम रमेश जैसी जो एरोगेंस, आप देखिए कि किस तरह से वो बात करते हैं, नेशनल मीडिया के लोगों से बात करते हुए उनको लगता है, अरे आपको तो इसी बात की तो ट्रेनिंग होती है कि आपको, आपके सामने आपके मुखालिफ खड़े होंगे और आपको उनको जवाब देना है। तो मुझे लगता है कि सब कुछ गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है। आप यूपी में जब जो समझौते आप कर रहे हैं यूपी में, एक सीट भी इस समय आप नहीं है, एक सीट पे आप नहीं है, क्योंकि वही मैं आपसे कह रहा हूं, वो मैंने इसमें दर्शकों को बताया भी है कि उन 2 सीटों पर जिनसे आप जीतते रहे हैं इतने लंबे समय के बाद, कम से कम उन्हीं से अपने रिश्तों की बात कर लेते तो वो लोग ज्यादा आपके करीब होते। वरना तो आपने वो देखा होगा कि किस तरह से लोग झंडा हिलाते हुए आ गए, किस तरह से वो खाली दिखते हुए लोग हैं। देखिए, जहां 2 पार्टी का शासन होता है, वहां दूसरी पार्टी के पास आदमी तो कुछ होंगे ना, जो विपक्षी राजनीति करेंगे, तो बस वही आपके पास है और वो वोट में नहीं आते, क्योंकि आप उनके साथ, उनके जो आपसे चाह रहे हैं, आपसे 2 शब्द सुनना चाह रही थी रायबरेली, 2 शब्द आपसे अमेठी सुनना चाह रही थी कि मेरी कोई गलती हो गई है तो माफ कर देना, मैं आपके साथ, इतने लंबे समय से आपने मेरे परिवार को जो आश्रय दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, मैं चाहता हूं आप वो दें। लेकिन आप वहां भी उनको समझा रहे हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं, आप लूट रहे हैं, आप भूखे मर जाएंगे। अरे भाई ये क्या है? आप ये समझ ही नहीं रहे हो कि सामने आपके कौन खड़ा है। तो इसीलिए पत्रकार या कुछ उनको दिख नहीं रहा है, उनको वो 4-5 जो इस समय पूरे देश के आइडिया को लिए घूम रहे हैं और पूरे देश को एक आंवला समझे हुए घूमे हुए हैं, उन्हीं के वीडियो देखकर ये इस तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी और अनुपम जी। और धीरेन्द्र जी, एक शब्द मैं भी इसमें जोड़ना जी चाहूंगा। धीरेन्द्र जी ने जी 2-3 बार जिक्र किया कि साहब आप 2004 से सांसद हैं, इतना लंबा पॉलिटिकल तजुर्बा है। कहाँ के सांसद भाई, इनके पॉलिटिकल, इनकी जो संसद की अटेंडेंस थी वो 15% थी। 15%, 20% संसद की अटेंडेंस थी और साल में 63 विजिट विदेश। एक साल में आरटीआई बताती, एक साल में आप 63 बार विदेश जाते थे। एक साल में 63 बार विदेश, एक साल में 63 बार विदेश जाने का मतलब है धीरेन्द्र भाई कि एक महीने में 5 बार विदेश जा रहे थे। मैं 2 दिन के लिए लखनऊ जाता हूँ, मेरा पूरे हफ्ते का शेड्यूल हिल जाता है। आप महीने में 5 बार विदेश जा कहाँ रहे थे, कर क्या रहे थे? एक बार पूछे तो क्योंकि महीने में 5 बार तो विदेश, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल एयरलाइंस के जो पायलट होते हैं वो भी 5 बार विदेश नहीं जाते, वो भी लौट के आते हैं, उनका भी कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। ये कहाँ जा रहे थे महीने में 5 बार विदेश? 15% इनका, 20% इनका संसद का अटेंडेंस था, ये संसद में ही नहीं जाते थे, ये एआईसीसी की मीटिंग में नहीं जाते थे। आप इनसे पूछिए ये रहते कहाँ थे? अरे क्या आप कहाँ राजनीति, केवल तो खड़े हो जाते थे, जीत जाते थे, पलट के अमेठी नहीं जाते थे। आप कैसी बात कर रहे हैं पुनीत भाई? देखिए, बहरहाल अभी वो फिर वापस जा रहे हैं, आप उनको, आप नाराज मत होइए, वो 26 फरवरी को फिर जा रहे हैं 2 मार्च तक के लिए यात्रा। फिर नहीं, लेकिन एक विषय, वो जा नहीं रहे, वो शायद गठबंधन की वजह से दिल्ली लौट रहे हैं। वो जाएंगे, तो जाएंगे, आप सही बता रहे हैं, आप वहां बैठे हैं, आप बता रहे थे यही होगा। कल या परसों जो अनुपम जी ने विषय सुझाया है कि 2024 के नतीजों के बाद राहुल गांधी का क्या होगा या कहाँ होंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी ने अभी जो बात कही थी
कि वो बहुत बड़े फैसले लेने वाले हैं तीसरे कार्यकाल में, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि वो बड़े फैसले कौन से हैं। ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं ओंकार जी। जी हाँ, जी हाँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि दोनों ही चीज़ों पर हम एक ही प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप दोनों का और दर्शकों का भी जो हमारे साथ जुड़े। नमस्कार।